सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। शिवानी जी, मनोज जी, लीना जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। लीना जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, कंफर्म करें। शिवानी त्यागी जी जी, ठीक है। आज बहुत सारे लोग आ गए हैं, 6 लोग आए हैं। अभी देखते हैं और भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आने दीजिए, अभी शुरुआत करते हैं। आज हम लोग लगातार क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे भी और नॉन स्टॉप अपना चलाएंगे ये प्रोसेस, तो ये ध्यान दीजिएगा। आ जाने दीजिए सभी को। बाकी सब लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है? लीना जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक आपको कुछ हेल्प मिली है हमारे इस ऐप से या नहीं मिल पाई? क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? अजय कुमार पांडे जी, मनोज जी, कुछ हेल्प मिल रही है आपको? क्या आपको बेनिफिट हो रहा है? अजय कुमार पांडे जी, मनोज जी। चलिए ठीक है, आपको बेनिफिट होना चाहिए। कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरी चीज आपको बता दूं, थोड़ी सी आज बात करूंगा आपसे। जैसा कि एग्जामिनेशन का समय हमारे पास में बहुत कम है और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा अपने अलग ढंग से पढ़ने के तरीके से ज्यादा फेमस हैं कि हम अलग ढंग से पढ़ते हैं, अलग ढंग से पढ़ाते हैं, हमारे पैटर्न अलग रहते हैं सभी। नवीन कुमार आनंद जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को एक बार दोबारा गुड इवनिंग, जितने भी लोग हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। दूसरी चीज ये कि हम अपने तरीके से, जैसे मैं अक्सर क्विक रिवीजन नोट्स बना करके पढ़ाता हूँ और आपको वही चीज प्रोवाइड करता हूँ जो मेरे पास होती है। और मैंने अभी एक सेट 500 क्वेश्चन का भी तैयार किया, वो भी आज अपलोड कर दूंगा आपको। उनको भी करिए। क्वेश्चन जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग कर सकते हैं उनको करें, उनसे कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा समय आप हमें दीजिए, थोड़ा समय आप हमें दीजिए और उस समय के अनुसार हम लोग ऑटोमेटिकली, देखिए क्या होता है कि मैं आपको किसी भी तरीके से ये कहूं कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर डे 50 करा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप भी करें। वो क्वेश्चन के अलावा भी 50 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करें और लगातार डाउट डालते रहिए अपने ग्रुप पर। मुझे समय मिलेगा, मैं आंसर दूंगा। लीना ने आज एक डाउट डाला है, मुझे समय नहीं मिल पाया था इसलिए मैं जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब जरूर दूंगा, ये तय है। बाकी लोग भी डाउट डाले हैं, एक दो लोग मैं देखा था आज। तो आज समय का थोड़ा सा अभाव रहा दिन में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं कॉलेज में भी हूँ, थोड़ा समय कॉलेज में भी गुजारता हूँ अपना। इस वजह से कुछ समय का अभाव रहता है, लेकिन आपको समय निकाल कर देता हूँ, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं। आपके लिए मैटर तैयार करता हूँ, ये भी कोई मतलब इसमें फॉरवर्ड नहीं है। इसलिए आप भी, जब मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो फिर आपको तो वो लक्ष्य पाना है जो मैं पा चुका हूं, तो उसके लिए आपको मुझसे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस समय पढ़ने का समय नहीं है, भूल जाइए पढ़ना किसे कहते हैं। इस समय सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर जाइए इस समय, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। हर टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारी इस ऐप पर पड़ा हुआ है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप पर से ही डाउनलोड करिए, उनको प्रैक्टिस करिए। उनमें से कोई दिक्कत आती है तो हमसे पूछिए, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और कुछ नए क्वेश्चंस भी यूपी पीजीटी के लिए तैयार करवा रहे हैं, तो अगर आप इस पे बने रहेंगे ऐप पर, तो फिर हम आपको 100% यूपी पीजीटी का मटेरियल भी इस पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। एमपी पीजीटी का भी इस पर मटेरियल डलवाते रहेंगे। 1.5 महीना एमपी पीजीटी में भी, एमपी टेट में भी है। एच टेट का भी पेपर आने वाला है, तो उसका भी मटेरियल इसी पर ही पड़ेगा। अब यही ऐप एरोमा प्रतिभा बैच चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन आप भी नहीं रुकेगा, मेहनत करते रहिएगा। लीना जी, मर्दन सिंह जी, अजय कुमार पांडे जी, अनमोल जी, मनोज श्रीवास्तव, नवीन आनंद जी, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग पूरी तरीके से, जी कौन बोलना चाह रहा है? सपना बोलो।
सपना बोलिए, कुछ कहना चाह रही हो, कहो। सर मैंने एमपीटेक ये सर सेट का फॉर्म भी फिलअप किया है। तो वेरी सर गुड। आप बुक्स भी थोड़े से हमें सजेस्ट कर दीजिएगा ना, जैसे ग्रुप थ्योरी है उसमें थोड़ी सी टफ लग रही है। अरे ठीक है, देखिए सेट का पेपर तो नेट के बेस पे बनता है, तो उसके लिए तो अच्छा। आप, हाँ, नेट का सेट का पेपर जो होता है वो एमपी सेट बता रही है ना, SET। हम्म, हाँ आपने जो जिसका सर आपने वीडियो बनाया था हमने जी देखा जी, था। एमपी सेट का पेपर नेट लेवल से बनता है, तो इसलिए उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उसकी सीरीज भी मैंने अपलोड करवा रहा हूँ। उसका हम्म। सिलेबस अलग है, उसका स्टैंडर्ड इस हाँ स्टैंडर्ड से सर। कम से कम 20 गुना आगे है। ये मान के चलिएगा, उस पे क्वेश्चंस इस तरीके के नहीं आते हैं जो हम करवा रहे हैं। इस पे बहुत टफ आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड करवाए हैं। तो इसलिए उसकी अभी, जैसे पहले आप केबीएस निपट जाने दीजिए, उसके फॉर्म भी जी 26 सर। फरवरी तक भरे जाने हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसका मैटर मैंने तैयार करवाया, तो उस पर भी मैं बात करूंगा, मदद आपकी पूरी करूंगा उस पर। ठीक है ना? जी सर। चलिए, इस हाँ पे सर। मेहनत कर रही हैं, केबीएस पे मेहनत कर रही हैं, नहीं, ये बताइए। सर केवीएस की मेहनत कर रहे हैं ना सर, जो आप वैसे जो डाल रहे हो वो सब देख रहे हैं, जो कर रही, रिकॉर्डिंग देख वीडियो रही हो, सब कर रही, देख। देख रही हो या कर रही हो, देख रही हो या कर रही सर हो, पहले देखिए। तो उनको पढ़ रहे हैं, फिर नोट्स जो है पीडीएफ पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चंस लगा रहे हैं। चलो चलो, ठीक, मेहनत करिए, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस कार्बोक्सिलिक एसिड के लेकर के आए हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। वो क्वेश्चंस देखिए, करिए और हमारे साथ रिप्लाई भी करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके वो पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग। अभी मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। मैं अपनी पीडीएफ कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने जो अभी अपलोड की है, वही पीडीएफ आपके सामने रख रहा हूँ। 1 मिनट का समय। स्मिता गौतम बोलिए। स्मिता जी, पहले आपकी बातें आज सुन लूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। जी स्मिता बोलिए। सर ये कह रहे थे सर, आपने जो वो अभी न्यू वीडियोस अपलोड की हैं, तो सर उनमें जो नाम लास्ट नहीं लास्ट। पढ़े, नाम नहीं पढ़े हैं। जी 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 वही। वो एक्चुअली में अपलोड करवाई है, अभी नाम मुझे डालना रहता है, अपलोड कोई दूसरा करता है, तो उसे पता नहीं होता है, वो केवल अपलोड कर देता है लड़का मेरा। तो फिर मैं, मतलब मेरा लड़के का मतलब एक वर्क करता है वो, तो वो अपलोड कर देता है। और दूसरी चीज है, मेरा जो भाई है, बड़ा मेहनती बालक है वो, तो वो, उससे मैं कह देता हूँ केवल अपलोड कर दो, तो मैं उसको जाकर के नाम करेक्शन मैं करता हूँ। तो मुझे जी समय सर। नहीं मिला, इसलिए मैं कर दूंगा उसे, तो नाम लिख दूंगा उसके आगे। जी जी सर, क्योंकि ठीक है। काम वाम करते करते भी आपकी वीडियो देखते रहते तो मिल नहीं ही नहीं जाता है माइंड वाला। नहीं नहीं, ठीक है, मैं अभी आप उसको नाम वाम लिख दूंगा उसके आगे। जी ठीक है। थैंक। ठीक, जी कल और लिख दूंगा। चलिए, आप, मैंने आपके सामने ये देखिए बड़ा अच्छा सा अपना फोटो अपलोड किया है। फोटो अच्छा लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर अच्छी बातें, कभी कभी थोड़ी पढ़ते पढ़ते हंस भी लेना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के एमसीक्यूज डाल रखे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये थोड़े से एमसीक्यूज, लेकिन अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए एमसीक्यूज होंगे। कल जो अभी तक मैंने कराए, उससे लेवल उठा दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर, मैं देखिए, जब मेरे अंदर एक खास बात है कि मैं जब लेवल क्वेश्चन का डाउन रहता तो उसे बोलता हूँ कि डाउन है, ऐसा नहीं है कि मैं छुपा ले जाऊं। दूसरा लोग नहीं, दूसरे लोग तो कराते चले जाते हैं और बोलते हैं यही पढ़ते रहिए। मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन देता हूँ, पहले इजी देता हूँ, फिर टफ देता हूँ, फिर बहुत टफ देता हूँ। ठीक, इसीलिए मेरा अपना अलग पैटर्न रहता है। जी, रेहान बोलिए। रेहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए, दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए। अबू बस, अबू बस, बस 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 बस, अबू बस। बालक है, चलो एक लोगों की समस्या, उसका समाधान पहले कर दूं मैं, तब कुछ करता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए, आज समय थोड़ा सा खराब करूंगा, ज्यादा नहीं। कुछ स्टूडेंट ब्लॉक हो गए, देखते हैं कौन। संजय जी ब्लॉक हो गए। जी, चलिए, अब हम लोग अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर किए दे रहे हैं। स्क्रीन देखिएगा, देखिए आपको दिखाई दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्क्रीन दिखाई दी है, बताइएगा। रेहान स्क्रीन देखिए। जी रेहान जी,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन दीजिएगा। द कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजोइक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजोइक एसिड से जब ये रिएक्शन करते हैं, RCOOH on reaction with hydrozoic acid in the presence of concentrated H2SO4 to form, पहले का ऑप्शन क्या होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने लेवल से। जवाब सपना दीजिए, सपना जवाब दीजिए। ये रिएक्शन का नाम बताइए पहले, इस रिएक्शन का क्या नाम है? पहले तो आप मुझे नाम बताएं, उसके बाद आगे की बात करें। थर्ड ऑप्शन होगा एमीन्स बनते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन है आपका रेहान, लेकिन इस रिएक्शन का एक नाम है, अगर आपको आता है तो फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सिमिट रिएक्शन, इसको हम लोग सिमिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, SCHMIDT। इस रिएक्शन को सिमिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, धुआंधार क्वेश्चन चलेंगे जल्दी स्पीड में। बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ऑन being heated with alcoholic KOH followed by acidification gives, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वाले का आंसर दीजिएगा। बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ऑन बीइंग हीटेड, जब बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक, पहले बात तो आपको ये पता है कि बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड क्या होता है। देखिए पहले प्रोपेनोइक बना लीजिए, ये हमने प्रोपेनोइक में एक हाइड्रोजन नहीं लगाया है अभी, क्योंकि हमें वहां पर क्लोरो लगाना है, तो ये मैंने बना दिया बीटा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड बना दिया है ना। इसको करना क्या है, बीइंग हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, जब इसको हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हैं, जल्दी जल्दी देखिए, अल्कोहलिक KOH के साथ में हीट करते हैं तो यहाँ से तो Cl निकल जाता है ना। ये एक्चुअली में कंडीशन क्या है, यहाँ से Cl तो यहाँ से पड़ोस वाले से H निकलेगा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका CH, अगर सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आपका हो गया, ये हो गया L0, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा से OH, तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ जो आंसर आना चाहिए सेकंड वाले का आंसर, फिर मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। मर्दन सिंह जी बताइएगा सेकंड वाले का आंसर क्या ये सही है? जी लोबना, बहुत सुंदर बेटा। अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड? बीटा तो खूब सुना है, बीटा तो खूब सुना है, अल्फा कैसे बनेगा? तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो बीटा, भाई ये हमारे पास में हो गया COOH, तो ये 0 होता है तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इससे लगे OH को हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी बोलेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी वाली बात आ जाएगी। जी बताइए अल्फा हाइड्रोक्सी। सेकंड, थर्ड का आंसर दीजिए जल्दी से, थर्ड का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड? कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड बोले, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का भी सेकंड होगा। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस ए इज, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ए इज, ए क्या है इसके अंदर बताएं। थर्ड का डी, अलानीन तो नहीं है, थर्ड का डी अलानीन नहीं है, क्योंकि अमीनो, भाई अलानीन में आपने नोटिस किया होगा, देखो अगर मैं अलानीन की बात करता हूं तो यहाँ NH2 आ जाता है, यहाँ पर NH2 आ जाता है। अलानीन जो है अल्फा, आप जवाब दे रहे हैं लुबना, थर्ड का डी लगा रही हैं आप, थर्ड का सेकंड आंसर होगा लैक्टिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कह रहा है, हाइड्रोक्सी की बात कर रहा है, अमीनो की बात नहीं कर रहा है। अलानीन में अमीनो होता है, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, आ जाइए फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आओ बेटा। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन ए इज, ए क्या होगा यहाँ पर? फोर्थ, पूनम कुशवाहा, ए का ऑप्शन जल्दी बोलिए। आज थोड़ा सा और भी एमीन्स की भी आज मैं बात कर लूंगा, इसलिए मैं आज लंबे क्वेश्चन के दौड़ में हूँ आज। फोर्थ का बी बता रहे हो, चलो ठीक है, फोर्थ का बी ही होगा, क्योंकि देखो इस रिएक्शन को अगर मैं प्रोसीड कराऊं, इस रिएक्शन को बेटा मैं अगर प्रोसीड कराता हूं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने ए ले लिया, ए कंपाउंड क्या होगा, इस कंपाउंड की मैंने PCl5 से रिएक्शन करा दी, PCl3 से बी बना लिया, बी को मैंने केसियन से ट्रीटमेंट दे दिया, जब केसियन से दिया तो ये सी बना गया,
और सी को मैंने जब रिडक्शन कराया निकल मतलब हाइड्रोजनेशन जिसे बोलते हैं ये कराया, तो हमें एमीन मिलता है। ये एमीन जब बनता है तो हमेशा किसके रिडक्शन से बनता होगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर CN होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका CH3 उल्टा चल लीजिए, आंसर मिल जाएगा CH3 CH2 CH3 CN कर दीजिए, ये कंपाउंड हमारे पास CH3 CN हो गया हो। तो ये क्या रहा होगा, ये भाई CH3 Cl रहा होगा। तो ये क्या रहा होगा, ये CH3OH रहा होगा। अब आपका जवाब आपके सामने है, यानी कि इसमें ए कंपाउंड जो है वो CH3OH रहा होगा। आंसर आपको मिल चुका है 5 का, 4th का। 5th का आ जाइए, इन द रिएक्शन प्रोडक्ट D इज, इसके अंदर प्रोडक्ट D क्या होगा, तो यहाँ पर तो आपका CH2Br लग जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH2Br लग जाएगा, यहाँ दोनों तरफ CN आ जाएगा, यहाँ COOH आ जाएगा दोनों तरफ, और जब हीट करोगे तो CO2 निकल जाएगा। तो इसका मतलब बहुत ही सुंदर जवाब 5वें का आंसर जो आना चाहिए मेरे हिसाब से सक्सिनिक एसिड बनना चाहिए। उस सक्सिनिक एसिड इसमें कौन सा है, सक्सिनिक एसिड इसमें ढूंढिए कौन सा है, नहीं गर्म भी किया ना, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड ये हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड ये होगा। देखो आपको बता भी देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर सक्सिनिक एसिड बना लीजिएगा। ये कंपाउंड हमारा सक्सिनिक एसिड है, CH2COOH, यहाँ पर आपका CH2COOH बन जाएगा। इसको जब हीट करिएगा तो यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा। जब ये वाटर निकल जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड CH2 यहाँ CO, यहाँ पर भी CO, और यहाँ पर आपका बन गया ये एनहाइड्राइड, है ना। है चौधरी जी, मजा आ रहा है कुछ चौधरी जी? नहीं, अनुसर के साथ कुछ मजा ले रहे हो भाई, इंटरेस्ट है नहीं? चलिए 6 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसे साइड में रख लेंगे। विच इज मोस्ट इजिली एस्ट्रीफाइड विद द एल्कोहल, कौन सा आसानी से एल्कोहल के साथ में एस्ट्रीफाइड हो जाता है? तो आपको बताना चाहूंगा जो इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस आपको दिखाई दे रही है सेकेंड वाले में, यहीं पर दिखाई दे रही है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन है, गलत लगा दिया मैंने, सेकेंड वाला ऑप्शन ये है ना, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब है यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसी को हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बैठे हुए हैं चुपचाप मजा ही ले रहे हैं? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 7th पे आइए, फॉल्स स्टेटमेंट इज, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बताओ भाई, सब लोग बताओ, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? विच वन इज फॉल्स स्टेटमेंट? बोले, अभी जल्दी, ज्यादा लोग हैं, बाकी और लोग भी जवाब दीजिए। यहाँ पर खाली आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन कराने का मकसद है आप लोग भी करिए। 24 लोग लाइन पे हैं लेकिन 5 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी भी 19 लोग साइलेंट मोड में पड़े हुए हैं। बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड, क्या बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? ऐसी बात तो है, क्यों ऐसी बात है, इसी पे मैंने दाग लगा दिया है। 7th वाले क्वेश्चन पर फॉल्स स्टेटमेंट बताइए, बेंजोइक एसिड क्या इससे अच्छा, तो बेंजोइक एसिड वीकर होता है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट यही हो गया, है ना। बेंजोइक, ये उल्टा लिखा हुआ है, Ka ऑफ लैक्टिक एसिड हायर देन प्रोपेनोइक एसिड, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट रोचली सॉल्ट कहलाता है, 100% ग्लेशियल बोलते हैं, ये सब सही है, यही एक स्टेटमेंट गलत है जो इसका आंसर है। सर थोड़ा ब्लर है, तो चलिए मैं आपको बढ़ा कर देता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर तो नहीं है। लेकिन आप ऐसा करिए नेहा जोशी, आप एक काम ये करिए कि उसको मतलब जो हाई उसमें देखिए ना डेफिनेशन में, HD पे करके देखिए, शायद 720 कुछ ऐसे कुछ समथिंग होता है, मुझे बहुत जानकारी नहीं, थोड़ा सा हाई पे देखिए, दिखाई देगा। बाकी लोगों को ब्लर तो नहीं, सपना ब्लर तो नहीं दिख रहा है, सपना ब्लर तो नहीं दिख रहा है, सपना, रेहान, चौधरी जी। Which one of the following is formed when ethyl acetate? Which one of the following is formed when ethyl acetate is treated with sodium ethoxide in ethanol? इथेनॉल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन इथाइल एसीटेट इज
ट्रीटेड विद सोडियम इथॉक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 8वें का जवाब दीजिए, 8वें का जवाब दिए। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसको हम लोग क्लेजन कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। आंसर इसका सोडियम एसिटो एसिटर बनेगा, यानी कि 8th का सेकंड होना चाहिए जहां तक अनुमान है, 8th का सेकंड होगा। एसिटो एसिटिक एस्टर, यहाँ पर सोडियो एसिटो एसिटिक एस्टर बनेगा क्योंकि सोडियम इथॉक्साइड है। ध्यान दीजिए, सोडियम इथॉक्साइड, सेकंड वाला ऑप्शन लुबना होगा। विच रिएक्शन इज सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्फा क्लोरोएसिटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, मजेदार रिएक्शन है। इसका आंसर हमारा ये हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन की बात कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को जो भी लगाएगा मैं समझ लूंगा उसने दिमाग का प्रयोग किया है। 10th क्वेश्चन जल्दी से मुझे जवाब चाहिए, 10th का मुझे जवाब चाहिए बहुत स्पीड में। एन एस्टर इज मॉलिकुलर फार्मूला, हमारे पास एस्टर है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर करके सॉल्व करूंगा जिससे कि आप लोगों को इसका आंसर भी डेफिनेट हो जाए। एक हमारे पास कंपाउंड है ए, ये हमारे पास क्या है, एस्टर है। ये पहले जान लीजिए, ये एस्टर है। मॉलिकुलर फार्मूला इसका दे रखा है, क्या दे रखा है, C9 दे रखा है, H10 दे रखा है और O2 दे रखा है। वॉज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ, ये भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दी इसकी रिएक्शन। चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने CH3MgBr यहाँ पर डाल दिया। एंड द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्म्ड वॉज ट्रीटेड विद, यानी कि जो कंपाउंड हमारा बना, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना होगा, बनेगा ही, अल्टीमेट बनना ही बनना है। कॉम्प्लेक्स को हमने H2SO4 के साथ में ट्रीटमेंट दिया तो उसने कंपाउंड बी बनाया जो एक ओलिफिन है, जो एक ओलिफिन है। और उसको जब मैंने ओजोनोलाइज कराया, यानी इसकी मैंने ओजोनोलिसिस कराई, और जब इसकी ओजोनोलिसिस कराई तो कंपाउंड हमारा मिला, ओजोनोलिसिस ऑफ बी गेव अ कीटोन विद मॉलिकुलर फार्मूला, कीटोन मिला और कीटोन का मॉलिकुलर फार्मूला C8H8O था, विच गिव द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। वेरी गुड, नाइस, मिल गए आंसर, मिल गए यहीं पर। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो ये तभी देगा जब एक तरफ ये कंपाउंड होगा, तो ये तो तय हो गया। अब अगर आपके पास में ये कंपाउंड है, ये वाला मान लेते हैं, तो क्या ये मैच कर रहा है इससे? देखिए कार्बन 8 है तो 6 तो ये हो गए 7 8, हाइड्रोजन चेक करिए 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कंपाउंड तो हमारा ये तय हो गया, यही रहा होगा, क्योंकि ये तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा जब एक तरफ ये कंपाउंड हो। अब ये ओजोनोलिसिस से मिला है, और किसके ओजोनोलिसिस से मिला हुआ है, तो इसका हम कौन सा ऐसा एल्कीन ले लें जिसका ओजोनोलिसिस हमसे कराया जा सके। तो मान लेते हैं हम इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करा लेते हैं। दिमाग लगाइए, देखिए इस क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका ओजोनोलिसिस करा लीजिए इस कंपाउंड का। ये हमारे पास में ये 1 2 3 हो गया, ये हो गया, यहाँ पर H लगा लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 2 3 4, फिर यहाँ पर ऐसे करके CH3 ले लीजिए और फिर यहाँ पर आपको बेंजीन लगा लीजिए। इस तरीके से ये लग गया, ये कंपाउंड रहा होगा। तो इसका ओजोनोलिसिस कराइए, हम उम्मीद है यही मिलेगा क्योंकि यहीं से टूटेगा, ये पॉसिबिलिटी ही यहीं से टूटने की है। तो अब यहाँ पर एस्टर का अब आपने दिमाग लगा लिया होगा कि आखिरकार पूछा क्या है, एक स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है, तो फिर मेरे हिसाब से अब दिमाग लगा दिए, पहुंच जाइए ए तक, जल्दी से ए तक पहुंच जाइए। एस्टर कौन सा रहा होगा, तो एस्टर बेंजीन से ही जुड़ा रहा होगा, बेंजीन से जुड़ा रहा होगा, तो ये कंपाउंड रहा होगा। देखिए COO C2H5 ये रहा होगा ना, तभी तो इस पे रिएक्शन कराओगे अगले पेज पे। थोड़ा सा इस पेज को हटा रहा हूँ समझाने के पर्पज से। देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, ये कंपाउंड ले लेता हूँ, आपको दिखा भी दे रहा हूँ पूरी तरह, ये वाला कंपाउंड ए। अब मैंने क्या किया, ए को यहाँ C डबल बॉन्ड O कर दिया, यहाँ पर OC2H5 कर दिया। अगर इसकी मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराता हूँ, CH3MgBr से कराता हूँ, तो ये CH3 यहीं जुड़ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली यहीं आने लगे हम लोग। जैसे ही हम ये बनाएगा कंपाउंड, तो आपको पता होना चाहिए ये बेंजीन बन जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ऊपर हमारे लग जाए, यहाँ C हो गया, यहाँ OMgBr जुड़ जाएगा, OMgBr, और यहाँ पर CH3 लग जाएगा, तो यहाँ पर OC2H5 कल मैंने बताया भी था। फिर इसको जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करेंगे तो यहाँ से ये हटेगा, एक बार फिर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर OH या डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल ये बन जाएगा कंपाउंड। तो चेक कर लीजिए, इसका फर्स्ट आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आगे अगला पेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
इसको, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको करेंगे आप लोग जरूर, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलिए 11th क्वेश्चन पे आइए, 11th पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट 11th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स? बताइए जल्दी से। जी, क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। नहीं बोल रहे, चलिए। मेरी वॉइस आ रही है ना सपना, मेरी वॉइस आ रही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स? बोलिए 11वें का आंसर जल्दी से, मैं सोच रहा था आंसर का वेट कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन? अगर इसका कराओगे मेरे हिसाब से यहाँ पर जो आंसर नंबर 11 में सेकंड वाले का ऑप्शन देखिएगा, इसका कराओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सपना आवाज आ रही लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। C6H5 COO C2H5 को अगर फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव द, यानी इसको अगर ऑक्सीडाइज कराओ तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, है ना। विद द सेम नंबर का नहीं मिल सकता है, बाकी तो मिल ही जाएगा, सेम नंबर का नहीं मिल पाएगा, तो इसका 2 होगा। आंसर दीजिए आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स? फिर आ गया नया, बिल्कुल भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 12 का जवाब दीजिए, 12 का जवाब दीजिए। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सेम नंबर का, तो पोपोव्स रूल आपको याद है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है पोपोव्स रूल में, तो यहाँ प्रोपेनोन आंसर आना चाहिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स, आज 42 के 42 क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो समझा रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर वाले से मैच करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन विल नॉट गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम? यानी कि इसमें से कौन सा है जिसके ऑक्सीडेशन कराने पर सेम, तो ऑक्सीडेशन जब कराएं तो कार्बन का नंबर मेंटेन रहे, ठीक है। विल नॉट गिव द कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ कह रहा है विल नॉट गिव, यानी सेम नहीं रहना चाहिए, तो पोपोव्स रूल लग जाता है इसमें, यहाँ सेम नहीं रहेगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा, ठीक है। 11 भी बिल्कुल वही चीज पे पूछ रहा है, सपना 11 भी वही पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड विल नॉट गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड विच नंबर ऑफ द कार्बन आइटम? सेम नहीं रहना चाहिए, तो अब इसका कराओगे ऑक्सीडेशन, सेम नहीं रहेगा। यहाँ कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 6 7, तो ये तो हट ही जाएगा ना कार्बन। जब ये हट जाएगा तो मीन्स क्या हो गया, कार्बन का नंबर घट बढ़ जाएगा, कार्बन का नंबर घट बढ़ना नहीं चाहिए, ये चीज पूछना चाह रहा है। 13 पे चले आइए, 13 कह रहा है, 13 वाला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड गिव्स, इन HCN का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा देता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो यहाँ हाइड्रोलिसिस कराइए इसका। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मेरे हिसाब से यानी इस क्वेश्चन में जो है वो CH3COOH बनना चाहिए, यानी CH3COOH बनना चाहिए, एसिटल्डिहाइड बनना चाहिए। 13 का सेकंड फॉर्मिक एसिड, हाँ सॉरी सेकंड फॉर्मिक में यहाँ कहाँ पहुंच गया एसिटल्डिहाइड में, मैं CH3CN समझा, SCN है, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड बनेगा, वेरी गुड। 30 का फॉर्मिक एसिड बना लीजिए। फिर है एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन शोज अ मॉलिक्यूलर मास, बेंजीन में जब घुलेगा तो फिर मॉलिक्यूलर मास इसका वही शो होगा जो इसका होना चाहिए, या फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये आपस में एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये आप जानते होंगे। CH3CO और यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर C, यहाँ पर O, यहाँ पर H हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, तो ये आपस में डाइमर बना लेगा, जो डाइमर का होगा तो फिर 120 हो जाएगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व इन एक्वस अमोनिया, सॉरी एक्वस NaOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स dissolve in aqueous NaOH, carboxylic acid dissolve in aqueous NaOH because the acid undergoes। तो 15 वाले की अगर मैं बात करता हूं तो 15 वाले की बात होती है डीप्रोटोनेशन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसॉल्व इन NaOH बिकॉज द एसिड अंडरगोज, हाँ एसिड अंडरगोज डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका 15 का जवाब फर्स्ट होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर डीप्रोटोनेशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें से H जो है निकलता है, जब H निकलेगा तो प्रोटॉन निकल रहा है, ठीक है ना, डीप्रोटोनेशन ही बोलेंगे इसे। द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच इज इन्वॉल्व्ड इन इट्स रिएक्शन विद मेटल इज, द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच इज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन विद मेटल्स इज। तो 16 वाले में चले आइए। 16 वाले का आंसर क्या होना चाहिए कि यहाँ COOH ग्रुप इज ए होल, ओनली हाइड्रोजन एटम, ओनली OH ग्रुप, नन ऑफ द अबव। तो 16 वाले का जवाब मेरे हिसाब से हाइड्रोजन एटम पे ही अटैक होता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर RCOOH ले लेता हूँ तो RCOOH पर जब सोडियम मेटल की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर RCOO Na की बात होती है और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, हाफ H2 रिलीज होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव ब्रिक्स इफरवेसेंस ऑफ CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद Na। तो एसिटिक जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड सब देंगे, ऑल हो जाएगा, यहाँ पर ऑल हो जाएगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर हीटेड विद P2O5, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर हीटेड विद P2O5। अगर तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, यानी कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो जादू दिखाता हूँ। ये मैंने 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड के लिए यहाँ पर ये दिखा देता हूँ। 2 मोल एसिटिक एसिड, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, ठीक है। 18वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गया 2। ऐसे नहीं करता हूँ, इसको तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा इधर बढ़ा लेता हूँ। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर COOH, ध्यान दो COOH, ऐसे करके लिखता हूँ COOH, और दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे लिखता हूँ CH3 COOH, ये ऐसे लिखता हूँ, तरीके से लिखता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से ये एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी, ये बूंद भी टपकती हुई दिख रही हो, अभी आपको वाटर निकल जाएगा। तो कंपाउंड हमारा बनना चाहिए यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आया आपका ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। आइडेंटिफाई, एक्स को आइडेंटिफाई करना है। अरे मेरे भाई एक्स को आइडेंटिफाई कर लो भाई जल्दी से, मेरे लड्डू गोपालों। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो यानी एक्स को आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग, तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये बना Br2 के जब भी होता है तो हमेशा याद रखिए हॉफमैन्स ब्रोमाइड होता है, लेकिन यहाँ पर हॉफमैन्स ब्रोमाइड नहीं काम करेगी क्योंकि इन्होंने एक कंपाउंड ये भी दिया हुआ है साथ में। तो इसका मतलब है 19 वाला जो रिएक्शन होगा वो मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसको मैं लॉन्ग चेन कंपाउंड मान के कर लेता हूँ, लॉन्ग चेन कंपाउंड मान करके कर लेता हूँ। तो एक्स मेरे हिसाब से एक्स गलत बन गया, ये एक्स यहाँ पर बनना चाहिए था, ये यहाँ बनना चाहिए, ये तो बना ही दिया है प्रोडक्ट इन्होंने, है ना। तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए देखते हूँ, कुछ गलती इसमें बनते समय लग रहा है। ये कंपाउंड होगा CH3 CH2 CO Cl, 1 2 3 4 3 2 5 2 7, ठीक यही है ये कंपाउंड, यही। तो इसके हिसाब से तो फिर ये थर्ड आंसर हो जाएगा 19 का। तो मुझे लग रहा है इसको एक्स माना है। आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक्स अगर मानता हूं तो ये बन गया, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड कराया तो ये बन गया। हाँ एक्स यहाँ लिखा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, फिर आंसर थर्ड होगा, 19 का थर्ड होगा। देखो नवीन, एक्स यहीं पर होना चाहिए,
ठीक है, चलो या तो यहाँ पर लिख दो एक्स कंपाउंड फॉलोइंग रिएक्शन, एक्स यहीं पर आएगा तभी ये आंसर आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। 1 2 3 4 ठीक, 1 2 3 4 ठीक है, यही आएगा 20। pH ऑफ द 1 मोलर, pH ऑफ द 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। नवीन कुमारा, नवीन आनंद पाठक जी, क्या हाल चाल है? अयोध्या में है ना आप आजकल? आप भी आजकल अयोध्या में हैं, भगवान श्री राम के चरणों में है शायद, जहां तक मुझे याद है। pH ऑफ द 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन द फॉलोइंग इज द लीस्ट। सबसे कम pH किसकी होगी यहाँ पर? तो सबसे कम pH जिसकी होगी, जो सबसे कम एसिडिक होगा, और सबसे कम एसिडिक होने वाले में मुझे यहाँ जो नाम दिखाई दे रहा है वो किसका हो सकता है, बता सकते हैं आप? pH लीस्ट होने का मतलब मोर एसिडिक, सॉरी, pH लीस्ट होने का मतलब मोर एसिडिक हुआ। लीस्ट pH मोर एसिडिक, लीस्ट pH मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक कौन होगा? मोर एसिडिक बता रहा है, लीस्ट pH मोर एसिडिक होता है, लीस्ट pH मोर एसिडिक होगा, बताएं। ये होगा शायद फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, यस। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं पानी में घुल जाते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। 21 वाले का आंसर क्या होना चाहिए? 21 वाले का फोर्थ ही मेरे हिसाब से एग्जैक्ट होगा। विनेगर सॉल्यूशन क्या होता है? विनेगर एक्चुअली में एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर विनेगर एसिटिक एसिड का 7 से 10% होता है, तो 7 से 10% के बीच में यही दिखाई दे रहा है, मतलब 7 to 8 मान लेते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो 22 का फिर आंसर नंबर थर्ड हो जाना चाहिए, आंसर नंबर थर्ड। इसके सभी क्वेश्चंस करने हैं आज आपको, और ये पीडीएफ मैंने अपलोड भी कर दी है, आप इसको सॉल्व भी करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। 23 पे चले आइए। बेकिंग पाउडर कंसिस्ट ऑफ, बेकिंग पाउडर क्या चीज कंसिस्ट करता है, बताएं। चलिए 23 हो गया, 23 का आपने जवाब दे दिया, टार्टरिक एसिड होता है। बेकिंग पाउडर कंसिस्ट, इसमें तो फिर से टार्टरिक एसिड ही होता है, क्योंकि बाकी तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसके अंदर क्या मिला है? तो 23 वाले का फिर जवाब नंबर फर्स्ट ही सही होगा। द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी, ये प्रोडक्ट बना दिए। इस रिएक्शन को शायद किसी ने एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ पूछा भी था, तो 24 का मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। इथाएस्टर एक्लेजन कंडेंसेशन, अभी पीछे बताई भी थी, एक्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो 24 वाले का आंसर नंबर थर्ड होना चाहिए, है ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, थर्ड। इसमें कार्बोकैटायन भी बनता है। 24 पे आइए, 24 का थर्ड आएगा। क्लेजन कंडेंसेशन जब बताएंगे तो आपको, आज मैंने कुछ रिएक्शंस नेम वाली अपलोड भी की हैं, उनके नाम डालने हैं, वो देखिएगा। यूरिया इज डाईएमाइड, यूरिया एक डाईएमाइड है, ध्यान दीजिए, यूरिया इज ए डाईएमाइड। किसका डाईएमाइड है, बताएं। यूरिया इज ए डाईएमाइड, किसका डाईएमाइड है, बताएं। 25 में यूरिया किसका डाईएमाइड है? पच्चीस वाले का बी बता रहे हो, एसिटिक एसिड का तो नहीं है यार। यूरिया कार्बोनिक एसिड का डाईएमाइड है, कार्बोनिक एसिड का। ना ना ना, देखो मेरे भाइयों, नवीन जी देखो ध्यान से, ये मैंने लिया OH, ये मैंने लिया OH, ये मैंने लिया C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ में हीट किया, तो यहाँ से 2 ही वाटर निकलेंगे भैया, और यहाँ बनेगा NH2, यहाँ बनेगा NH2, यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये एमाइड हो गया। तो ये किसका एमाइड हुआ? ये कार्बोनिक एसिड का एमाइड हुआ। 25 का एक आंसर होगा, है ना मजेदार क्वेश्चन। 25 का एक होगा, फॉर्मिक एसिड नहीं है, 25 का फर्स्ट होगा। 26, अमंग द गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, बहुत आसानी से किसका हो जाता है? तो इसके हिसाब से फिर आंसर होना चाहिए CH3COCl, और CH3COCl कौन सा है इसमें, पहचान लीजिए, ये वाला कंपाउंड है, यानी 26 वाले का फर्स्ट आंसर सही है। ठीक, मोस्ट ससेप्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो -I इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है,
यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ जा रहा है, Cl की ग्रुप से -I इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेंट हो रहा है, इसी वजह से ऐसा हो पा रहा है। When प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद द एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, द कार्बन कहाँ से आ रही है, यानी कि अगर आपने सोडियम प्रोपेनोएट ले लिया, ये कंपाउंड लिया CH3CH2COO, CH3CH2COO लिया, इसकी अगर आपने NaHCO3 के साथ में NaHCO3 के साथ में इसको हीट किया तो फिर प्रोडक्ट यानी CO2 जो निकल रही वो ये वाले कार्बन से निकल रही है, ये काल वाले कार्बन से निकल रही। तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि 27 वाले का आंसर जो होना चाहिए वो COO तो यानी कि CO2 फिर ना CO2 बाइकार्बोनेट से निकलेगी, सॉरी CO2 बाइकार्बोनेट से निकलेगी। क्योंकि ध्यान दो पहले आप, जैसे मान लो जब इसे गर्म कर रहे हो, जिसमें डाल रहे हो, तो ये कंपाउंड जो है CH3COO जो है ये कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, तो ये वाली इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये वाली CO2 निकलती है, सॉरी आंसर इसका बाइकार्बोनेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि when प्रोपेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 इज लिबरेटेड, द कार्बन ऑफ द CO2 कम्स फ्रॉम, जो कार्बन है CO2 का वो कहाँ से आ रहा है, तो वो इसी का कार्बन है। 27 का बी नहीं होगा, मर्दन सिंह जी बी नहीं होगा, बाइकार्बोनेट से ही आता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। देखिए आपको कैसे बता, मतलब एक बार समझा भी देता हूँ। प्रोपेनोइक एसिड लीजिए आप, एक बार रिएक्शन दोबारा दिखा भी दे रहा हूँ। प्रोपेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2COOH होगा मर्दन सिंह जी। इसमें जब आप NaHCO3 डालेंगे और इसमें भी थोड़ा अपने एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी डाल रखा है, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, एक तो CH3CH2COO बनना चाहिए, CH3CH2COO बनना चाहिए, साथ में इसमें क्या निकलना चाहिए, CO2 निकलना चाहिए, और साथ में इसमें थोड़ा वाटर आपने डाल रखा है ना, वाटर डाल रखा है, तो मेरे हिसाब से फिर वाटर एक्वस सॉल्यूशन लिया तो वाटर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हटा दो, इधर वाटर जोड़ दो। देखो भाई CH3COO हो गया, H2 हो गया, CO2, हाँ ठीक है, उधर वाटर की जरूरत हमारी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है, ये हमारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। बहुत ही 28वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28वां, मजा आ जाएगा। हमने RCN लिया, मान लेते हैं RCN लिया, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, 2H2O से करा दीजिए, तो यहाँ पर RCOOH बन जाएगा, यहाँ पर RCOOH बन जाएगा, और साथ में निकलेगा अमोनिया, ठीक है ना। 29 पे चले जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड, इसमें से कौन एसिटाइल क्लोराइड नहीं बना सकता है, तो मेरे हिसाब से 29 वाले का अगर जवाब आप देखना चाहें तो ये एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये HBZ रिएक्शन को कंप्लीट कर लेगा। इट अंडरगोज HBZ, इट अंडरगोज HBZ रिएक्शन, HVZ, यानी कि इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। उसके बाद चले आइए, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर सेकंड वाले का आंसर आना चाहिए, यानी कि 30 का सेकंड, क्योंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन नहीं शो करता है, कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन नहीं शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव HBZ रिएक्शन, तो यहाँ पर अगर इथेनोइक तो ये भी HBZ देगा, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड कैसे दे पाएगा। मुझे लगता है 31 का जो आंसर नंबर था, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, रिप्लेस कौन करेगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है PGT का, उठा के देख लीजिए पेपर, ना मिले तो बता देना, पढ़ना बंद कर देना कोचिंग। तो 32 वाले का जो आंसर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये क्लोराइड होता है, फिर एस्टर होता है, फिर एमाइड, तो आंसर नंबर फर्स्ट आना चाहिए, आंसर नंबर फर्स्ट। द रिएक्शन विद द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एमाइड इज, एम्फोटेरिक नेचर है एमाइड का, तो 33 वाले का जवाब जो है वो होना चाहिए दोनों, ये भी द रिएक्शन विद द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द
एमाइड CH3CONH2, तो ये भी रिएक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है। मेरे हिसाब से फिर बोथ होना चाहिए। बोथ 33 का एक बार चेक कर लीजिएगा 33 में, कि यानी कि HgO जो होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और HCl बेस की तरह बिहेव करता है, तो दोनों ही होना चाहिए इसके केस में, इसके साथ में। ये H जो है एसिड की तरह बिहेव करे, क्योंकि ये H जो है भाई H पॉजिटिव जो देता है तो ये दे देगा, तो NH3 पॉजिटिव बना लेगा और ये ले लेगा, तो दोनों कंडीशन है। reduction of an acid amide with the sodium and alcohol will form। एसिड एमाइड का रिडक्शन कराओ सोडियम एंड एल्कोहल, तो 34 वाले में चले आइए, यानी कि 34 वाले में एमीन मिलना चाहिए ना, एमीन, तो यानी कि 34 वाले का फर्स्ट होना चाहिए। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं इसमें, थोड़ा सा हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 35, इसके पीछे 34 तो शायद था ही, हाँ ठीक है। तो 35 वाले में, इन द क्विक विनेगर प्रोसेस द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड इज ब्रॉट अबाउट बाई लैक्टो एसिडाइबैसिली। मेरे हिसाब से यहाँ पर जाइमेज 35 का आंसर जो है वो जाइमेज तो, लेकिन गन्ने के सूप में हो, जाइमेज तो ग्लूकोज वाले में काम करता नहीं, ये नहीं होगा। लैक्टो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इन्वर्टेड शुगर को कन्वर्ट करता है। तो फिर हमारे पास एसिटोबैक्टर एसिटाई बचा है, एसिटोबैक्टर एसिटाई बचा है, यही काम करेगा एरियल ऑक्सीडेशन में, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कंपाउंड है, ये बन गया। तो यहाँ पर यानी कि ये X एंड Y आर, यानी ये X क्या होगा और Y क्या होगा। तो अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन कराता हूँ तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अमोनिया से रिएक्शन पर तो पॉसिबिलिटी है नहीं, हाइड्रोजोइक एसिड से होगी। यहाँ तक वो रिएक्शन मुझे याद है कि 36 वाले में हाइड्रोजोइक एसिड से होना चाहिए। हाँ, तो हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ 2 जगह दे रखा है, लेकिन इसके साथ एमाइड है, तो यहाँ पर बनना चाहिए X और Y, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजोइक एसिड से कराता हूँ तो एमीन बनता है, तो यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा जी, 36 का थर्ड सही होगा। द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, अभी पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं, स्लो इन द बिगनिंग बट, तो इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 0, एसिटिक एसिड कैटलाइज द रिएक्शन, इथेनॉल एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट। यानी 37 वाले का जवाब मेरे हिसाब से जाना चाहिए एसिटिक एसिड कैटलाइज द रिएक्शन, जो बन रहा है एसिटिक एसिड, यही यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, यही यहाँ पर भैया कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये लगा दीजिए थर्ड। द रिएक्शन सीक्वेंस, यहाँ पर जो रिएक्शन का सीक्वेंस है, ये कंपाउंड SOCl2 से कराओगे, यहाँ पर COCl आ जाएगा, LiLH4 से कराओगे तो फिर यहाँ पर आपका रिडक्शन हो जाएगा, और ये कंपाउंड फिर हमने कराई ग्लाइकोल से। तो 38 वाले का जो आंसर ये लिखना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले जनाब हमें यहाँ पर CH3 CH2 COOH लेना है, ये CH3 CH2 COOH लेना है, इसको हम SOCl2 से करा लेते हैं। जैसे ही हम SOCl2 से कराएंगे तो कंपाउंड आ जाएगा हमारा CH3 CH2 COCl आ जाएगा। इसके बाद जब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से कराएंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो CH3 CH2 COCl बनना चाहिए। ये हमारा हो गया A। और जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं LiAlH और यहाँ पर OTU ब्यूटाक्साइड से कराएंगे होल थ्राइस, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 CH2 CHO बनना चाहिए। ये कंपाउंड हमारे पास B बन जाता है। इसके बाद अगर हम इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल से करा लेते हैं, यानी कि CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH से करा लेते हैं HCl के साथ में, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, गड़बड़ा गया कुछ, कुछ गड़बड़ हुआ है 37 वाले में, कुछ गड़बड़ हुआ है, सॉरी इसमें गड़बड़ हुआ है। तो ये C क्या बनना चाहिए, C प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए। जैसे इससे कराएंगे
ये कंपाउंड तो ये हो गया, ठीक है। इसकी SOCl2 से कराई, ये बन गया। SOCl2 से LiLH4 से करानी थी पहले। SOCl2 तो दिया है, ये वाला कंपाउंड था ना, यही गलती हो। ये वाला तो यहाँ क्या बनना चाहिए, तो ये पता करना पड़ेगा ना। 2 बार लिख दे, रिएक्शन क्या। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो गया। बताइए, साइक्लिक कंपाउंड तो बनेगा, ये तय है, बिल्कुल तय है। आपका जवाब एक्यूरेट है कि साइक्लिक बनेगा, ये बनेगा कंपाउंड। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। हाँ ये ठीक है, ये कंपाउंड यहाँ पर, अगर ये कंपाउंड यहाँ से वाटर निकालिए, यहाँ से वाटर निकालिए, यानी कि ये वाला ये गया और ये वाला ऑक्सीजन, तो ये वाला आएगा प्रोडक्ट, थर्ड आएगा आंसर। नवीन आनंद थर्ड आएगा ये। चेक करिए नवीन जी, एक बार इसको करके भी दिखाता हूँ। पूरी मेहनत करिए, तो थोड़ी सी और मेहनत कर दे रहा हूँ इस टाइप का। देखो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ O हो गया, यहाँ CH2 हो गया, और यहाँ पे आगे जब हम लोग चलेंगे तो इसका मतलब है फिर एक O हमें फिर यहाँ से उठाना पड़ेगा, एक CH2, और ये आना चाहिए, है ना लुबना? बिल्कुल सही है ना। चलिए ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज थर्मली मोस्ट अनस्टेबल। थर्मली मोस्ट अनस्टेबल एसिड कौन सा है? तो आपको बताना चाहूंगा, बीटा कीटो जो होते हैं, बीटा कीटो एसिड जो होते हैं वो थर्मली, बीटा कीटो थर्मली वीक होते हैं, ऐसे बोले तो 0 अल्फा बीटा, 0 अल्फा बीटा। तो आंसर नंबर फिर इसका आना चाहिए सेकेंड या थर्ड, 0 अल्फा बीटा, 0 अल्फा बीटा तो यही आ जाएगा, यानी सेकंड आना चाहिए इसका। 39 का सेकंड मर्दन सिंह जी आना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है मर्दन नवीन आनंद लुबना, बताओ आज क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिख रहा है, कुछ बढ़ गया, सर ने बढ़ा दिया, देखा नहीं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ये 40 वाला क्वेश्चन भी थोड़ा परेशान आपको कर सकता है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये वाला, फोर्थ वाला होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर ये कार्बोनिक एसिड वीक होता है, ये सब वीक होते हैं, लेकिन ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है ये एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो 40 वाले का फोर्थ आंसर मेरे हिसाब से सही जाना चाहिए, ये वाला। सेकंड 41 का सेकंड आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड विद द मोस्ट डिफिकल्टी विद NaOH, कौन NaOH से बहुत मुश्किल से हाइड्रोलाइज होगा? तो 41 वाले का मेरे हिसाब से फिर सेकंड आना चाहिए, ये बहुत मुश्किल से हाइड्रोलाइज होगा। कारण आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप बड़े हैं, मैक्सिमम प्लस आई और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों चीजें पैदा हो जाएंगी, तो यहाँ पर आंसर फिर यही आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कौन सा इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता? तो 42 वाले पे देखिए, 42 वाले का फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए, ये मेरे पास क्वेश्चन थे, इनके आंसर्स इसमें लगे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जरूर आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक एमीन्स की, उसको पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस हम लोग जो हैं वो कल करेंगे, लेकिन एमीन्स को आज हम लोग पढ़ लेते हैं। एमीन्स को पढ़ना जरूरी है, कारण आपको बता देता हूँ कि एमीन्स अगर हम लोग आज रिवाइज कर लेंगे तो फिर ये होगा कि हम लोग कल इसके क्वेश्चंस भी आसानी से लगा लेंगे, ठीक है ना। मर्दन सिंह जी, आर यू रेडी? चलिए हम लोग रिवाइज करेंगे आज एमीन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीन्स, इसको रिवाइज करिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन आपने किए ही हैं, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप करते रहेंगे मजा आपको आता रहेगा। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेता हूं मैं, एमीन्स। एमीन्स देखिएगा, एमीन्स क्या होते हैं पता है आपको, कौन कौन सी चीजें पढ़नी। एक तो एमीन्स एंड जितने भी कंपाउंड है वो जिनमें एल्काइल ग्रुप यानी याराइल ग्रुप के कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होना चाहिए, वही एमीन्स कहलाएंगे। और एमीन दो तरीके के हुए, एक हमारे कहलाए एलिफेटिक कहलाए, एक एमीन हमारे एलिफेटिक कहलाए। और एलिफेटिक की पहचान है कि एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए,
दिस इज एलिफेटिक, और एक हमारा होता है एरोमेटिक। अब ये अगर हमारा एरोमेटिक है तो फिर इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम लोग ArNH2 कर लेते हैं, और ArNH2 का मतलब हो गया कि ये हमारा कंपाउंड हो गया बेंजीन, और यहाँ पर NH2 डायरेक्ट लगा होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट नहीं लगा है तो फिर वो एरोमेटिक एमीन नहीं है, अल्काइल एमीन में चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी, तब तो वो 1 डिग्री में चला जाएगा। अगर नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए तो वो भैया 2 डिग्री में चला जाएगा। और अगर तीनों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है नाइट्रोजन की तो वो चला जाता है टर्सरी में, यानी कि 3 डिग्री में। अगर ये चारों बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दे, R4N पे पॉजिटिव आ जाए और X पे नेगेटिव आ जाए, तो फिर ये हमारा बन जाता है सॉल्ट, जिसका नाम कहलाता है डाईएजोनियम सॉल्ट, है ना। क्वाटरनरी सॉल्ट कहलाता है, क्वाटरनरी, ये हमारा क्वाटरनरी सॉल्ट कहलाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगी। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, इनका आज नॉमनक्लेचर थोड़ा परेशान करता है, ये भी आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कर लेता हूँ ये कंपाउंड हमारा कहीं पर है, तो ये तो सब कोई नाम दे देगा कि भाई इसका नाम जो है वो मीथेनामीन है, तो मैंने इसका सिंपल सा नाम लिख दिया मिथेनामीन, मैंने इसको लिख दिया मिथेनामाइन। लेकिन अगर बैलेंसी में यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करूँ, बैलेंसी अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप से लगा दूं, यहाँ पर CH3 लगा दूं, यहाँ पर मैं H लगा देता हूँ, तो नाइट्रोजन से मिथाइल लगा है, तो हम लोग N पे लगा है मिथाइल, तो लिख देता हूँ N मिथाइल, यहाँ N मिथाइल लिख देता हूँ। बाकी एक कार्बन है तो यहाँ पर आपको मीथेनामीन मिल जाएगा, मीथेनामीन यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं पर भी CH3 हुआ, यहाँ पर भी CH3, दो लग जाते हैं CH3, तो अब इस समय नाइट्रोजन से दो मिथाइल हैं, तो N, हो गया, N हो गया। आगे आप डाई मिथाइल लिख सकते हैं, N, डाई मिथाइल लिख सकते हैं। बाकी आपका मीथेनामीन है, तो यहाँ पर आप लोग मीथेनामाइन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही कार्बन की चेन लंबी हो जाती है, C2H5, यहाँ पर N हो जाता है, यहाँ पर CH3 हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, तो यहाँ पर N से मिथाइल जुड़ा है, तो लंबी चेन को आप कार्बन चेन मानो तो N मिथाइल, बाकी दो कार्बन है, तो यहाँ पर इथेनामीन हो जाता है, इथेनामीन हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहीं पर मान लो अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि यहाँ भी C2H5 हो और यहाँ H हो, तो फिर N पे इथाइल हो गया, तो यहाँ पर हम लोग N इथाइल लिख देते हैं, बाकी आपका इथेनामीन हो जाता है, इथेनामीन हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बहुत इमरजेंसी सिंह जी, कुछ मेरी बातें गले उतर रही हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ लेनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, छोड़ना नहीं है उनको। एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशंस पर फोकस कर लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशंस कौन कौन सी पढ़ लेनी। एक तो हमें पढ़नी चाहिए, मेरे हिसाब से कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए बिल्कुल कहीं से कहीं तक आप इधर उधर भटकिएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक तो हम एल्काइल हैलाइड ले लें, हम शॉर्टकट में लिखते भी जा रहे हैं। एल्काइल हैलाइड की अगर अमोनिया से कराओगे तब भी आपका RNH2 बन जाएगा, मतलब एमीन बन जाएगा, और यहाँ HX निकल जाएगा। एक बात, अगर दूसरी रिएक्शन, अब इसको कराते रहना, टर्सरी सेकेंडरी सब बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तीसरी रिएक्शन है कि अगर हम लोग यहाँ पर रिडक्शन करा देते हैं, किसका, एमाइड का रिडक्शन कैसा होगा, RCONH2 ले लिया मैंने, और इसको मैं LiAlH4 से करा रहा हूँ। अभी हॉफमैन्स में ना चले जाना, LiAlH4 से करा देता हूँ। तो जैसे ही मैं LiAlH4 से कराऊंगा तो कंपाउंड हमारे पास में RCH2NH2 बनेगा, मतलब इसमें कार्बन नंबर मेंटेन रहता है, कार्बन का नंबर इसमें मेंटेन रहता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं हो सकता पढ़ी हो ना पढ़ी हो, ये मैंने कीटोन कंपाउंड टाइप का लिया, यहाँ पर R' लिया, यहाँ पर R" ले लिया, सब अलग अलग R ले लिए। इसको अगर मैं डाइबोरेन के साथ रिड्यूस करा देता हूँ B2H6 के साथ में, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले लेता हूँ, तो कंपाउंड यहाँ पर RCH2NR बन जाता है, एक N R, ये डबल डैश, ये कंपाउंड बन जाता है।
इसको भी एमाइन बोलते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड बनाने हैं तो फिर हमें B2S6 से कराना पड़ेगा। साइनाइड ले सकते हो आप, साइनाइड ले सकते हो। सही है। चलिए मर्दन सिंह जी, आप ठीक बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ थर्ड पे आइए। थर्ड पे अगर आप आते हैं, जैसे मैंने RCN लिया है, इस पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन में डाल देता हूँ। जैसे ही 4 नेसेंट हाइड्रोजन डालूंगा तो यहाँ पर RCH2NH2 बन जाएगा, ये एमीन बनता है। यहाँ 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेना है LiAlH4 की प्रेजेंस में। LiAlH4 की प्रेजेंस में आपको यूज करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर फोर्थ पे चले जाते हैं तो ये आपका हो जाता है मतलब जैसे एल्डोक्साइन टाइप के ले लीजिए, जैसे RCH डबल बॉन्ड NOH लीजिएगा और साथ में 4 नेसेंट हाइड्रोजन ले लीजिए। तो फिर यहाँ पर वही है, RCH2NH2 बना लीजिए, LiLH4 बना लीजिए। मतलब ये सिंपल सी रिएक्शन RCH2NH2 ले लीजिएगा और यहाँ पर ले लीजिएगा सोडियम Na C2H5OH ले लीजिए और यहाँ पर H2 और निकल ये ले लीजिए। इस तरीके कंपाउंड आप बना सकते हैं। इसी बात के बाद एक रिएक्शन है जिसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन पर चले जाइएगा तो गैब्रियल थैलीमाइड जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे एरोमेटिक बताएंगे आपको गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इससे हम लोग एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ये नोटिस कर लेना, यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, गैब्रियल थैलीमाइड की। और उसके बाद आ जाती है हॉफमैन्स ब्रोमाइड। इसको भी जरूर पढ़ना, इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा। और कल आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चंस भी एक आया था हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन की। इसमें ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें कौन कौन सा जो है वो हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, ये बात कल आई थी, तो ये बात भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। इसी में एक सिमेट रिएक्शन है SCH-MIDT, सिमेट रिएक्शन है। शुरुआत में भी अभी ये यूज हुई थी, आपको याद होगा। इसी में एक कर्टियस रीअरेंजमेंट भी है, कर्टियस रीअरेंजमेंट भी है। इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रिएक्शन मैं आपसे डिस्कशन में लाऊंगा, ये नेम रिएक्शंस में लाऊंगा। देखिए कल आज एमीन्स में खत्म कर दूंगा, कल क्वेश्चन करा के फट से आपको रिएजेंट पढ़ाऊंगा। रिएजेंट आपकी बहुत बड़ी डिमांड है, रिएजेंट वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पेपर से 100% पहले पूरा कायदे से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाइए, इसमें कौन सी चीजें पे हमें ज्यादा फोकस करना है, इनके लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारी जो एमीन्स की वीडियोस हैं उनको भी देखिए, उनमें सब डिस्कशन हुआ है। इसके बाद आ जाता है हमारा बेसिक नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक नेचर। बेसिक नेचर भी मैंने शुरुआत में जहां पर प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट डिस्कशन किया था मर्दन सिंह जी, वहां मैंने ये बात डिस्कशन की थी, अगर आपको याद है। देखिए अगर गैसियस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में अगर मर्दन सिंह जी है, तो फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, उसके बाद 1 डिग्री होता है। लेकिन अगर एक्वस स्टेट में है, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, एक्वस स्टेट में अगर हमारे पास में है, तो एक्वस स्टेट में अगर मिथाइल वाला है मीन, यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक्वस स्टेट में मिथाइल ग्रुप और एक होता है इथाइल ग्रुप, 2 ग्रुप अगर अलग अलग लगे हैं, मिथाइल में 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री का ऑर्डर रहता है 213। इथाइल ग्रुप में 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री का ऑर्डर रहता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसके पीछे जो कंसेप्ट लगता है वो एक तो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगता है, हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा, और दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है हाइड्रेशन एनर्जी के साथ साथ ही स्टेरिक हिंड्रेंस का आ जाता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। एक तो इसको ध्यान दीजिए, और दूसरी चीज आपको ये है कि जितने भी एल्काइलेशन रिएक्शन है उनको जरूर पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट फर्दर आपको बेसिक नेचर के बाद इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन को प्रेफरेंस देनी है,
और फिर एसाइलेशन रिएक्शन को AC बाई LAT एंड एसाइलेशन रिएक्शन को इम्पोर्टेंस देनी है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन को परफेक्ट इम्पोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत करेंगे रिएक्शंस, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा इस पे। दूसरी चीज आपको बताऊंगा कि अगर हमें डिस्टिंग्विश भी पूछा गया, 2-3 बार पीजीटीज में पूछा गया है, पीजीटी एग्जामिनेशन में मुझे अच्छे से क्वेश्चन याद है, हिंसबर्ग रिएजेंट बताओ पूछा गया है नहीं पूछा गया, हिंसबर्ग पीजीटी में ही पूछा गया है, हिंसबर्ग रिएजेंट पूछा गया है, हाँ करिए अगर आपको ये याद है तो। और हिंसबर्ग रिएजेंट अगर होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, C6 बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, C6H5SO2Cl2 बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट खूब पूछा गया है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ ये डिस्टिंग्विश कर देता है कौन सा 1 डिग्री एल को 1 डिग्री एमीन में, 2 डिग्री एमीन में, 3 डिग्री एमीन में, ये डिस्टिंग्विश में काम आता है। इसकी अगर डिटेल आपको पढ़नी है लीना जी, तो मैंने वीडियोस जो आप लोग शायद वीडियोस एक आध देखा करिए, ट्रिक टू कैलकुलेट द आइसोमर, लीना बंसल। आपको बता देना चाहूंगा कि ट्रिक टू कैलकुलेट द आइसोमर हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस में है, उसमें देखिए ऑप्शन पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस 144 पड़ी हुई है, ध्यान दीजिए, उनको देखिए 1-2 बार, है ना। जो अच्छी हो जरा स्किप करके देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंसबर्ग वाली आपको जरूर पढ़नी है। दूसरी रिएक्शन अगर आपको ध्यान है, और दोनों चीजें आपको बता देते हैं, एक तो हॉफमैन्स रिएजेंट का नाम पता रहे, साथ में मस्टर्ड, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी ध्यान रखना, ये भी आई है, पूछ लीजिए किसी से, ये आई है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ना आई हो तो बताओ अगर मुझे मैं गलत बोल रहा हूँ, मस्टर्ड, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ये जरूर आई है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी जरूर पढ़ना है, बिल्कुल 100% इसको यूज करना है, इस रिएक्शंस को पढ़ लेना है प्रॉपर वे में, ये चीज, ठीक है। इसके बाद पूरा जब ये कंप्लीट हो जाए तो डाईएजोटाइजेशन जरूर पढ़िएगा, डाईएजोटाइजेशन जरूर पढ़िएगा। देखिए डाईएजोटाइजेशन में कुछ नहीं है, डाईएजोटाइजेशन में आपको क्या लेना है, ये एनिलीन यूज करना है, और इस एनिलीन को अगर हम लोग NaNO2 और HCl के साथ में ट्रीटमेंट कर देते हैं, NaNO2 और HCl के साथ में ट्रीटमेंट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको पता है कि बेंजीन BDC बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार हो जाता है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार हो जाएगा। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की कल मैंने सभी प्रॉपर्टी जब चार्ट बनाया था लीना, आपको याद होगा जब चार्ट बनाया था तो मैंने उस समय इसको यूज किया था। आजकल जो स्टडी होनी चाहिए वो ट्रिकी होनी चाहिए, है ना, ये बात ध्यान दिए, ट्रिकी होनी चाहिए। तो इसको मैंने जितने भी बेंजीन से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है रिएक्शन में, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक तो फ्लोरोबेंजीन इससे पूछ लिया जाता है, इससे फ्लोरोबाल सीमेन रिएक्शन याद करिए, फ्लोरो सीमेन, है ना। इसके बाद बाल सीमेन रिएक्शन याद करिए, उसको सैंडमेयर हो गई, है ना, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सीमेंट रिएक्शन हो, वो सैंडमेयर हो गई, फिर गैटरमैन रिएक्शन हो गई, इसके बाद आपको एजोडाई वाली रिएक्शन हो गई, एजोडाई वाली रिएक्शन याद रखिएगा। एक हो गई आपकी सैंडमेयर याद रखिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन याद रखिएगा, एक गैटरमैन रिएक्शन, और एजोडाई में दो हैं, एक आपकी फिनॉल वाली पूछी जाती है और एक आपकी पूछी जाती है एनिलीन वाली पूछी जाती है। दो रिएक्शन एजोडाई, हाँ एजोडाई में ध्यान दीजिएगा, डाई में बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, एजोडाई बनाता है, लेकिन दोनों के साथ, एक के साथ ऑरेंज कलर, एक के साथ में येलो कलर देता है, ध्यान दीजिएगा। इसी की रिएक्शन आपको मैंने कल बताई थी, अगर मैं H3PO2 से करा देता हूँ या फिर मैं इथेनॉल से करा देता हूँ C2H5OH से, तो फिर यहाँ पर बेंजीन बन जाता है। ये रिएक्शन भी खूब पूछी जाती है, तो इस रिएक्शन को भी आपको कायदे से पढ़ लेना है, बहुत हिम्मत करके इन रिएक्शंस को भूलना नहीं, कायदे से ध्यान से याद कर लेना है। एनिलीन की एक खास बात और भी होती है कि एनिलीन में अगर हम थोड़ा सा, मुझे याद आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन की जरूर पढ़िएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ
एनिलीन आपको पढ़ना है, एनिलीन पढ़ना ही है, ध्यान दीजिए, एनिलीन पढ़ना है। कारण ये कि ये नंबर 1 यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। जरा पानी पी लूँ, अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग जब इसको एनिलीन लिया, मैंने ये एनिलीन लिया, पहले ऐसे काम करता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पर एनिलीन ले लिया, ये इस एनिलीन को जब मैंने सबसे पहले काम ये किया कि अगर Br2 से रिएक्शन करानी थी मुझे, मैं यहाँ पर एक एरो ले लेता हूँ और इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 से कराता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं Br2 से रिएक्शन कराता हूँ, तो फिर हमारे पास में एक्वस सोल्यूशन अगर है तो फिर ये मान लीजिए कि यहाँ पर आ जाता है आपका NH2 और यहाँ पर भी Br लगेगा, यहाँ पर भी Br लगेगा, यहाँ पर भी Br लगेगा, यहाँ पर भी Br लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी चीज है, अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ, इसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, तो प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन सा ग्रुप चाहिए होगा, प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन सा ग्रुप चाहिए होगा, तो प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए होगा CH3COCl से करा दो, या एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। तो हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा NHCOCH3, ये एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है, नाम दिमाग से स्लिप कर रहा है, एसिड एनिलाइड बन जाता है, एसिड एनिलाइड बन जाता है, और यहीं पर C6H5 लगा लेते तो बेंजेनिलाइड बन जाता। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एक रिएक्शन, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज ये भी है इसके अंदर कि अगर हम लोग इसको फर्दर अब चाहे Br2 से करा दो, चाहे HNO3 से करा दो, नाइट्रेशन कराओ, चाहे हेलोजिनेशन कराओ, तो ये क्या होगी इस तरीके की कंडीशन में कि यहाँ पर फिर हमारा वही आर्थोब्रोमो लग जाए, हाइड्रोलाइज करा देंगे, फिर इजी वे में हम लोग कर लेंगे, ये रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती हैं। अब इनके अलावा भी कुछ रिएक्शंस हम लोगों को देखनी चाहिए, जो रिएक्शंस इस बात का रिप्रेजेंटेशन होती हैं कि जो NH2 ग्रुप है, इसके अंदर NH2 ग्रुप को हम लोग H2SO4 के साथ में जब ट्रीटमेंट देंगे तो आपने पढ़ा होगा ज्वेटर आयन का फॉर्मेशन होता है H2SO4 के साथ में। जागृति तिवारी बताओ, अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए H2SO4 से कराया, तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर तो NH2 है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है SO3H आ जाता है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर जाने के बाद कंपाउंड हमारा बन जाएगा, अभी बात करता हूँ आपसे, यहाँ पर हो जाएगा NH3 और यहाँ पर हो जाएगा SO3, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये डाइपोलर की कंडीशन में आ जाएगा। जी जागृति बोलो, ये कंडीशन आ जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वेटर आयन का नाम देते हैं, ऊपर जाने के बाद हमारा ज्वेटर आयन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब हो गया क्वेश्चन, मैंने पूछा था ज्वेटर आयन क्या कहते हैं। कट करिए, आपकी आवाज ओवरलैप कर रही है। ठीक, अब यहीं इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस में अरेंजमेंट करना है। इसी कैटेगरी के रिएक्शन में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए, जो मैं आपको नेम रिएक्शंस में डिस्कशन करूंगा। जैसे अगर मैं चाहूँ तो आपने मर्दन सिंह जी ने बीच में लिखा भी था, मुझे याद अभी शायद कहीं पर लिखा था, एक गॉम्बर्ग रिएक्शन लिखी थी, मुझे याद है एक रिएक्शन शायद दूसरी भी उन्होंने कोई नोटिस की थी, गॉम्बर्ग रिएक्शन, स्कॉटन बाउमन्स रिएक्शन, ये सब नेम रिएक्शन में, कार्बेल एमीन रिएक्शन संजय जी, ये सब हम लोग नेम रिएक्शन में डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मतलब फुल नेम रिएक्शन का एक टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपका समय यहाँ नहीं ले रहा हूँ, वो एक टॉपिक में ही लूंगा समय, इसलिए आप लोग इस बात को ना ऐसा ना समझे सर ने ये लीव कर दिया है, तो बात ध्यान रखिएगा। मर्दन सिंह जी और क्या नाम है अभी लुबना ने
डाला, संजय तिवारी ने डाला, संजय तनवार ने डाला, ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेम रिएक्शंस में डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक आज का कंप्लीट करिए इसको, और इसके साथ में थोड़े नाइट्रो कंपाउंड भी और पढ़ लीजिएगा। नाइट्रो कंपाउंड भी आपको और पढ़ लेना चाहिए कि नाइट्रो कंपाउंड में हम लोग रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, है ना। नाइट्रो कंपाउंड के अगर बेसिक मीडियम में कराएंगे RnO2 की, एक होता है बेसिक मीडियम, एक होता है एसिडिक मीडियम, है ना। इन मीडियम्स की रिएक्शंस भी मेरी वीडियोस में पड़ी हुई हैं। उन कंपाउंड जहां पर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा है उनको भी आप देख लीजिए ध्यान से। सर H2SO4 डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यहाँ पर H2SO4 जो है वो डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जागृति, कंसंट्रेटेड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक चीज याद रखना, इतना पढ़िए, उसके बाद जो है फिर हम लोग अब कल डिस्कशन पूरा कर लेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे लगे, कैसे लगा कंसेप्ट, कैसे लगा रिवीजन, कुछ समझ में आया आपको, बोले, बोलिए, कुछ समझ में आया, कुछ बेनिफिट लगा आपको, नहीं? ठीक है, कुछ रिवाइज हो गया, कुछ याद भी आ गया होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर तो ये 16 दिन में पता लगा 2 ही चैप्टर हो पाएंगे। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये चीज पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं आपसे सोचूं मैं एक एक लाइन लिख दूं, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आप सिंपल एक लाइन मतलब पूरा डिटेल नहीं दे रहे, तो डिटेल देने का समय नहीं बचा है। मेन है क्वेश्चन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये चीज अगर मिलती रहेगी तो मुझे उम्मीद है आपको बेनिफिट जरूर होगा, ठीक है ना। तो कल का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी के आगे, और कल से हम लेंदी क्वेश्चंस का जो स्लॉट है वो आपको 5 तारीख से दूंगा मैं, और कल तक मैं सोच रहा हूँ 2-1 दिन के अंदर जितना मैटर है वो फिनिश कर लूँ, और उसके बाद फिर हम लोग फटाफट लॉन्ग मैराथन पे चलेंगे कि जिससे कि 100 क्वेश्चन पर डे, 100 क्वेश्चन हो जाए। मतलब स्पीड इतनी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपको 100 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।